नमस्कार, मैं हूं अमित पाल। सुबह के 10 बज गए हैं। वक्त हो गया दमदार 10 का। दमदार 10 में सबसे पहले बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने फोन कॉल के जरिए खुद को मोदी का बड़ा फैन बताया। ट्रंप ने कहा कि वो मोदी से बहुत प्यार करते हैं। टैरिफ वॉर, सीज फायर के बाद ट्रंप के बयान भी आए। रूस से तेल खरीदने पर दोनों देशों के बीच खटपट भी होती रही, और ट्रंप के बयान भी बड़े मायने रखते हैं इस दौरान। ट्रंप ने कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वो खुद साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% यानी कि 100% भरोसा रख सकता है, और दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं। I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. आई लव मोदी, आई एम ए बिग फैन ऑफ मोदी। मुझ पर 100% भरोसा रख सकता है भारत। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजीत जी भी मौजूद हैं और साथ ही सज्जन जी भी हैं। अजीत सर, इससे पहले कि ये बयान को लेकर हम चर्चा शुरू करें, एक और बयान आया, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, नजाम सेठी। नजाम सेठी जी ने कल अपनी एक प्रोग्राम के दौरान बहुत अहम चीज कही। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अमेरिका से नाराज चल रहा है, नाराज है भारत, और यही वजह है कि रूबियो को जल्द भेजा गया कि आप जाओ भारत में जाके मोदी के पांव पकड़ लो और उनको किसी भी तरह से मनाओ। ये उनके बयान थे सर। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं कि जहां खुशामदीद होते ना किया जा रहा है, खुशामद की जा रही है। देखिए, अब इस बात को, ये डिप्लोमेसी में आमतौर पर इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है, और डिप्लोमेसी व्यक्ति केंद्रित होनी भी नहीं चाहिए। कूटनीति कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। देशों के संबंध होते हैं, भारत और अमेरिका के संबंध हैं, और वो बड़े पुराने संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, काफ़ी समय से संबंध दोनों के सुधरे हैं। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, एक उनका टोन जो है वो पैट्रोनाइज करने का है। आप भारत को पैट्रोनाइज करने की कोशिश मत करिए, न नरेंद्र मोदी को पैट्रोनाइज करने की कोशिश करिए। भारत अपना हित जानता है। आप 100% हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, यह आपकी बातों से हम नहीं जज करेंगे, काम से करेंगे। आपके काम से हम जज करेंगे। आपके साथ हमारी व्यापार की वार्ता चल रही है, जो कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बहुत आगे बढ़ गई है बातचीत। वो बातचीत क्या होती है, हमारे साथ किस तरह के व्यापार की शर्तें तय होती हैं, हम इस आधार पर जज करेंगे। भारत पाकिस्तान के संबंधों में आपकी क्या भूमिका रहती है, हम इस आधार पर आपको जज करेंगे। क्वाड को लेकर के आपका क्या रुख होता है, चाइना की विस्तारवादी नीतियों से अगर हमको कोई परेशानी होती है, उसमें आपका क्या स्टैंड होता है, हम इसके आधार पर आपको जज करेंगे। डिप्लोमेसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन में भी आप हमारे साथ किस तरह से खड़े होते हैं, इस आधार पर आपको जज किया जाएगा। भारत के जो पेशेवर वहां अमेरिका में हैं, उनको वीजा को लेकर के आपने जिस तरह की शर्तें लगाई हैं, उन पर आपका क्या रुख होता है, इस आधार पर आपको जज किया जाएगा। छात्रों के साथ आपका क्या बर्ताव होता है, भारत के लोगों के साथ जिस तरह की नस्ली टिप्पणियां और भेदभाव होती है, उसमें आपका क्या रुख रहेगा, इसके आधार पर आपको जज किया जाएगा। भारत के साथ जो आपके विदेश मंत्री ने यहां आकर के कह दिया कि $500 अरब का कमिटमेंट भारत ने किया खरीदने का, कोई कमिटमेंट नहीं है। इसके पहले हुआ था कि भारत ने इंटेंट जाहिर किया है, भारत ने मंशा जताई है कि आपसे हम $500 अरब का सामान 5 साल में खरीदेंगे, नहीं तो हम 50 लाख करोड़ का सामान क्या आपसे खरीद लेंगे 5 साल में। इस पर आपका क्या रुख रहेगा, हम इसके आधार पर आपको जज करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये ट्रंप जो है कवर करते हैं इन सब बातें कह के, और प्रधानमंत्री को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। दुनिया के 32 मुल्कों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। ये आप उनको अपना कभी दोस्त कहें, कभी फैन कहें, कभी एक चीज जो सामने आई हो, ये इससे कुछ नहीं हासिल होना है। नहीं, देखिए, अगर नजाम सेठी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो बातचीत होती होगी ना, जिस तरह से अमेरिका के बहुत करीब बस पाकिस्तान जाता हुआ नजर आ रहा है। सज्जन जी, एक चीज मैं जोड़ देता हूं, फिर मैं आपसे सवाल भी ले रहा हूं। एक है कि प्रधानमंत्री मोदी को कई बार बोला गया कि आप व्हाइट हाउस आइए, जब वो कनाडा गए थे, वो नहीं गए थे।
फ़ोन पर बातचीत हुई थी, जिसको लेकर साफ साफ हमेशा बताया गया कि फ़ोन पे इतनी ही बातचीत हुई, उससे ज़्यादा नहीं हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन जब निज़ाम सेठी ये कहते हैं कि भारत में रूबियो को तुरंत भेजा गया, और देखिए साथ में इन्होंने एक और बात की जो हमने सबने देखा, मार्को रूबियो कोलकाता उतरे, रेड कारपेट कोई वेलकम उस तरह का नहीं था। जिस तरह से मार्को रूबियो किसी और देश में जाते हैं तो बड़े बड़े मंत्री जाके उनके आग भगत में लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत ने बता दिया ना कि हमने शक कर दिया आपको, हम आपको क्या बोलते हैं, हम खुश नहीं है आपसे। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे जो कोलकाता में उतरे उसके बाद ये कयास भी लगाइए कि जो डिप्लोमेटिक वेलकम होता है, जो स्केल होता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। ये वही वाकया है, अगर आप याद करें कि एक बार देवयानी खोबरागड़े हमारी IAFS थी और उनकी मेड को लेके प्रतीक भरारा वहाँ का था, और जब अमेरिकन एम्बेसी ने किया था कि यहाँ के एक मेड को, तो उस समय अमेरिकी एम्बेसी के सामने से सारे सुरक्षा के इंतजाम हटा दिए गए। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर भारत जो है वो अपनी एक कूटनीतिक और स्वायत्तता इन संकेतों से दर्शाता है। बात यहाँ पे क्या है? बात यहाँ पे देखिए, पिछले 30 साल से जो भारत और अमेरिका की कोल्ड वॉर के बाद जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, खासकर सामरिक तरीके से, चाइना को लेके, व्यापारिक तौर से लेके, और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात थी कि इंडिया के स्किल लोग वहाँ जाके कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो जो एक सोसाइटी के लेवल पे गुडविल थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खराब हुई, तो वो खराब हुई। कारण उसका ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप, पहले तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, हर जगह का क्रेडिट लेना। दूसरा क्या है कि जैसा अभी बताया गया कि जिस तरह की टिप्पणियां हो रही है और जिस तरीके से हर बार आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कि आपकी मर्जी के बिना कुछ होगा नहीं। आपने सज्जन जी स्टेटमेंट की बात की, एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इस दौरान सुनने को मिला था मार्को रूबियो की ओर से, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो भारत दौरे पर आए हुए हैं, तो कुछ देर पहले वो दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हो रहे थे। इस बीच रूबियो के एक सवाल के जवाब की बहुत चर्चा हो रही है, आप सब जानते ही हो क्या है। दरअसल रूबियो और एस जयशंकर की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, और भारत में भी होंगे और साथ ही साथ अमेरिका में भी होंगे, जो ऑनलाइन या फिर सरेआम आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं, लेकिन इससे किसी देश की असली पहचान तय नहीं होती। हमारे देश को दुनिया भर से आने वाले लोगों ने मजबूत बनाया है। I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. The United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. और आगरा रवाना होने से पहले मार्को रूबियो का एयरपोर्ट पर भी इस टिप्पणी जो उन्होंने की थी नस्लीय मतभेद को लेकर, जो जातीय टिप्पणी की जाती है, नस्लीय भेद की टिप्पणी की जाती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको सुनाते हैं। I don't know who he was talking about, but I figured, I assumed that he was talking about like people posting stuff online. I don't even know, some of those could be a troll, it could be a bot, I don't know. So that's why I asked him specifically, can you tell me what you're talking about and who you're talking about? He didn't have a specific example. But the bottom line is that in the modern era, you go online and there are people saying all kinds of crazy stuff online. I don't even know if they're real people or who they are. So, but I didn't know where he was coming from. I think there's something. अब देखिए, सफाई देते इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था, हम आपको बताते हैं, और वो एक पॉडकास्ट में थे। पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने जो बात कही थी भारत को लेकर और चीन को लेकर, जो शब्द कहा था मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वही शब्द था जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया था जब इनको पता नहीं था। शायद जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने को बोलते बेवकूफ लोग होते हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रपति को बेवकूफ कहा था। वो 4 पेज की ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ। और जिस पॉडकास्ट में हुई ये बात हुई थी, जिसने हम आपने नहीं किया, हम यूज कर रहे हैं, उन्होंने उस पॉडकास्टर ने नरक कुंड कहा था भारत को। और उस 4 पेज के ट्रांसक्रिप्ट को राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर। बिल्कुल। तो ये तो ट्रंप करते हैं जानबूझ करके। और जिस तरह की नस्ली राजनीति, जिस तरह से वाइट मेल कैथोलिक सुप्रीमेसी की बात इन दिनों अमेरिका में चल रही है, मार्को रूबियो तो उसका प्रतीक है ना। मार्को रूबियो और जेडी वेंस, ये 2 लोग हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को रिप्लेस करने में अगले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की होड़ में। दोनों के साथ समस्या ये है कि जो जेडी वेंस है, मल्टीफेथ फैमिली है उनकी पत्नी हिंदू है, भारत की है, और इनके रूबियो के साथ प्रॉब्लम है कि ये क्यूबन इमिग्रेंट्स की संतान है। तो दोनों को अपने को ज्यादा वहां शो करना होता है, अपना कैथोलिक पहचान अपनी। इनको तो बाइबल मैन कहा जाता है ना, वहां ये बाइबल की पंक्तियों से दिन शुरू करते हैं। तो ये उसी तरह की टिप्पणियां खुद भी ये लोग करते रहते हैं। अब जब पूछ दिया गया, कल तो हड़बड़ाए हुए इसका बयान देकर के घूम रहे हैं। आपने वो काम किया है जिसकी कोई अभी तत्काल उसका कोई वो नहीं हो सकता। आप अगर रिमोर्स आप नहीं रिग्रेट शो करते हैं, आपने हिंदुस्तान के लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगा करके और ये सेना के जहाज में बिठा करके भारत भेजा हुआ है। ये किस सभ्य देश में होता है?
और आप उसके बाद आकर के कह रहे हैं कि एक बार आप कह दीजिएगा कि प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं तो सब लोग खुश हो जाएगा आपके। आप कुछ करके दिखाइए। आप अभी क्वाड के लिए ही आए हुए हैं, क्या करिएगा? क्वाड की बैठक 24 में होनी थी भारत में। तो पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमको एक मौका दीजिए, हम अपने गृह राज्य में कुछ करना चाहते हैं, तो 24 का आपने वहां कर लिया, 25 का होना था वो नहीं हुआ, और 26 में भी सम्मेलन नहीं हो रहा, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें फिलहाल आ नहीं रहे हैं। संजन जी, आप इस पे अपनी कोई एक बात रखना चाहेंगे? जिस तरह से मार्को रूबियो अब बचते फिर रहे हैं, लेकिन जो उनके राष्ट्रपति के भाव हैं भारतीयों के प्रति, वो तो जग जाहिर हो चुका है। अब जितना भी कह ले कि आई लव इंडिया, सब चीजें। नहीं, देखिए 2016 में कैंपेन था, उन्होंने इंडियन कॉल सेंटर और आउटसोर्सिंग को लेकर टारगेट किया था अपने इलेक्टोरल कैंपेन में। उसके बाद इंडिया को लेकर इनका मागा बेस जो है, उसमें बड़े बड़े पॉडकास्टर से लेके इनके जो प्रोमिनेंट फेसेज हैं वो, और कारण ये नहीं है कि इंडिया वाले वहां पे बर्डन है, कारण ये है कि इंडियन वहां पे स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड मतलब आप वहां की मेडिकल 80% वहां की जो टॉप मेडिकल फैसिलिटी है वो इंडियन डॉक्टर्स चला रहे हैं। तो ये जो इंडिया का एक हाई पिच राइज वहां पे विजिबल जो हुआ है, उसको टारगेट किया जा रहा है। आप कभी टारगेट करते हैं कि बाकी जगह के इमिग्रेंट आ रहे हैं, और शायद यही वजह कि भारत की जो बढ़ती हुई साख है पूरी दुनिया में, खासतौर पे यूरोपीय देशों में, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनता हुआ जा रहा है। इस पर आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे चर्चा का विषय है, सबसे बड़ी चर्चा का विषय है, वो है तेल। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। अब टॉप गियर में आप कह सकते हैं पिछले 10 दिन में चौथी बार है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल अब ₹2.61 प्रति लीटर हो चुका है, डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ऑल टाइम हाई पर है और दूसरी बार 100 के पार पहुंच चुका है, यानी कि अब पेट्रोल के दाम 100 प्लस हो चुके हैं ज्यादातर इलाकों में। दिल्ली में तो हो ही गए हैं। अब इससे पहले दिल्ली में 7 जुलाई को 2021 को पेट्रोल की कीमत 100 के पार गई थी और अब दूसरी बार पेट्रोल ने सेंचुरी लगाई है। अब 10 दिन में करीब ₹8 डीजल के दाम बढ़ने से यह भी सैकड़े के करीब पहुंच गया, यानी कि 2021 के बाद अब 2026 में ऐसा हुआ है। कोलकाता में आज डीजल की कीमत ₹99.82 के करीब पहुंच चुका है। जो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, उस पर आप कह सकते हैं कि एक और बार है। अब खेती की लागत में भी इजाफा होगा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि डीजल का इस्तेमाल होता है पंप चलाने के लिए, वैसे ही बस है, ऑटो, टैक्सी, जो भी डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, अब किराया बढ़ना तय माना जा रहा है। अब अगर हम पूरे दुनिया की ओर से देखा जाए, तेल के दाम जो बढ़ते हुए जा रहे हैं, अजीत जी, मैं एक बात आपसे इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो थोड़ा कंपैरिजन करना चाहिए। भारत में अभी 100 प्लस हो रहे हैं तेल के दाम, और अगर भारत के साथ हम करें तो अमेरिका में 75 से 90 रुपए प्रति लीटर हो गए, जो वहां पर करीब 44% तक बढ़े हैं। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में 150 रुपए प्रति लीटर, मैं आपको स्टर्लिंग पाउंड में नहीं बता रहा हूं, भारत के करेंसी के हिसाब से बता रहा हूं, 150 रुपए प्रति लीटर है। फ्रांस में 140 है, जर्मनी में 136 है, नॉर्वे में अभी भारत प्रधानमंत्री गए थे, वहां पर 136 रुपए प्रति लीटर है, नॉर्वे के 164 है, इटली में 144 रुपए है। तो अब भारत ने तो काफी कोशिश की कि किसी तरह से इसको कंट्रोल में किया जाए, अब नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक तो जब सारी चीजें हम लोग लगभग, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं डेवलप देश नहीं कर पा रहे हैं तो भारत कैसे कर लेगा? डेवलप कंट्रीज के अपने अपने उस पैरामीटर्स हैं, उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी, उनके यहाँ दूसरी चीजें और बहुत हैं, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे फिर हम लोग उलझ जाएंगे चीजों में। हमारे यहाँ उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत है और उस आय के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत कम है। नॉर्वे आप कह रहे हैं 136 रुपए अगर बेचा तो बहुत ही सस्ता, 164 रुपए तो बहुत ही सस्ता है। नॉर्वे के पास इतना रुपया है, नॉर्वे के सॉवरेन फंड में अपने हर नागरिक के लिए 400 करोड़ रुपया है। तो नॉर्वे की वो सब छोड़ दीजिए, उन सब बातों के साथ हम लोग को तुलना नहीं करनी चाहिए। ये अभी हम लोग यहाँ भी जो बढ़ी है, जब 90% तेल आप आयात करेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे? सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बात है कि 90% तेल हम लोग 89% आयात कर रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्शन होता था 20% 22% जो पहले था 20-24, वो भी कम हो गया है। तो हम लोग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। तो दो समस्या है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है हर जगह, और दूसरी समस्या है कि आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। तो अब सरकार के पास कोई चारा नहीं है। देखिए, 1000 करोड़ रुपया रोज का घाटा था, और ये बात कुछ छिपी बात नहीं है, सब जानते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का घाटा था। इसका मतलब एक तिमाही में, पहली तिमाही में ही 90,000 करोड़ का घाटा। पिछले पूरे साल में 72,000 करोड़ का मुनाफा है इन पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का, और इधर एक तिहाई में 90,000 करोड़ का घाटा है। तो इस घाटे को कम करने के लिए अच्छा सरकार ने भी अपना 10 रुपए का जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम की हुई है। तो दोनों लेवल पर सरकार ने कोशिश की, एक्साइज ड्यूटी भी घटाई, इनका भी कुछ दिन तक घाटा चला, अब नहीं चल सकता है। सर, इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं क्योंकि सज्जन जी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कई बार बैड भी बड़े होते हैं, यानी स्टेट्स के ऊपर भी काफी कुछ रहता है कि स्टेट्स भी चाहे तो उसको कम कर सकते हैं। एक होता है कि उसमें टैक्स भी लगता है, लेकिन
एक बात कहनी पड़ी, क्योंकि मैंने बताया था 2021 में 100 रुपए हुए थे, कोविड का टाइम था, उसके बाद से 2022 से भारत ने तो आपको डाइवर्सिफाई किया ना, 70% उन्होंने हटाकर मिडिल ईस्ट से निकाल के दूसरे देशों पर भी उन्होंने तेल को लाना शुरू किया, जिससे कि अभी हमें कम से कम तेल लाने की तो क्राइसिस नहीं हो रही, दाम बढ़ रहे हैं। 1/3 हमारा तेल जो है वो रसिया से आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। कम होने के बाद 40% हाँ। तक चला गया था, अभी कम होने के बाद भी 1/3 के करीब है। उसके बाद आप देखिए कि जो खाड़ी देशों के अलग अलग देश है उनसे आ रहा है, वेनेजुएला से आने की बात हो रही है, यूएस से भी आने की बात हो रही है। तो उस तरीके से क्या है कि आपका सोर्स डाइवर्सिफाई हो रहा है। दूसरा 16 से 18 रुपए पर लीटर वो तेल उत्पादक कंपनियों को घाटा हो रहा था, तो आपको उसे उसकी पूर्ति करनी है। और स्टेट का इसलिए मसला है कि आप यहाँ दिल्ली से अगर बंगाल के लिए चले तो हर कोई चाहेगा कि यूपी में टैंक फुल करवा, क्योंकि यूपी में तेल सस्ता होगा, बिहार में उससे थोड़ा महंगा होगा, बंगाल में और महंगा हो जाता है ये करके। तो ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने वो जनता को, लोगों को कितनी वो राहत दे सकते हैं। बहरहाल लेकिन अब ड्यूटी घटाई, वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर कुछ वैट कम करते हैं, स्टेट भी अपना टैक्स कम करते हैं तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन हर एक राज्य की अपनी अपनी नीति होती है, लेकिन हाँ, लेकिन एक कानून है, मुझे लगता है कि जो पूरे भारत में लागू होने को लेकर बात तो चल रही है, बीजेपी की सरकार है तो अपने अपने राज्यों में इसको लागू करने के लिए लगातार कदम भी उठा चुकी है, यूकेडी में तो लागू भी हो चुका है, मैं यूसीसी की बात कर रहा हूं। और क्या मोदी सरकार बहुत जल्द ही ये कानून देश भर में लागू करने जा रही है, क्योंकि यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा ऐलान किया है जिसने देश की सियासत का पारा हाई कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दो बड़ी बात कहती है। अमित शाह ने लाल किले से देश के तमाम आदिवासी समुदाय को गारंटी दी है। शाह ने ऐलान किया है कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से जनजातीय समाज के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही अमित शाह ने धर्मांतरण गैंग पर भी प्रहार किया है। शाह ने कहा है कि लोभ लालच देकर और जबरन कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। अमित शाह ने यह बात धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के लाल किले के मैदान से की है। जनजातीय संस्कृति समागम हुआ था। उन्होंने सिर्फ देश के आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखने का भरोसा नहीं दिया है, बल्कि धर्मांतरण गैंग वालों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। सबसे पहले सुनिए आदिवासी समाज के सामने अमित शाह ने धर्मांतरण को लेकर क्या कहा। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ लालच जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। अब यूसीसी को लेकर विपक्ष कई तरह के भ्रम भी फैलाता आ रहा है। विपक्षी कहते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद ना सिर्फ मुसलमानों के मजहबी हक छिनेंगे बल्कि आदिवासी समाज के अधिकार भी हनन होगा। लेकिन अब अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आदिवासी समाज विपक्ष के झांसे पे ना आए। और अमित शाह ने कहा कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू किया गया है या जाएगा वहां विशेष कानून बनाकर जो जनजातीय हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। जनजातियों को अपनी संस्कृति से अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है।
अजीत जी, जैसा कि यहाँ पर अभी बताया उन्होंने कि आश्वासन दे दिया है कि जो जनजाति हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, ठीक है सर। लेकिन जो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कहा है, अब छत्तीसगढ़ में जसपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने देखा कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च वहाँ पर मौजूद है, एक जनजातीय क्षेत्र में। बड़ी हैरान करने वाली बात थी है। आप देखिए, और ये स्थिति झारखंड में भी है, ये उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तीनों जो आदिवासी बहुल राज्य हैं भारत के, वहाँ ईसाई मिशनरियों का काम काफी बहुत पहले से चल रहा था, और उसको काउंटर करने के लिए आरएसएस ने भी हर जगह अपना वनवासी कल्याण केंद्र खोले और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जितना पैसा आता है धर्मांतरण को लेकर के और जिस तरह के प्रयास होते हैं, उसको अब जाकर के धीरे धीरे उन चीजों को अब काफी कंट्रोल हुआ है। अब काफी उसको, अब पहले के जैसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के 12 साल में। लेकिन ये जो यूसीसी है ना, इसका एक मॉडल बन गया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उत्तराखंड में, उसने एक मॉडल बना दिया। वही मॉडल अब सब जगह लागू। चलिए, वक्त कम है, इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। यूसीसी